आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सत्यजीत रे की स्मृति को। सत्यजीत रे का शुमार भारत के महानतम फिल्मकारों में होता है। आज पश्चिमी दुनिया में अगर भारतीय सिनेमा अपनी कोई पहचान कायम कर पाया है या अपना परचम बुलंद कर पाया है तो इसका सीधा श्रेय जाता है सत्यजीत रे को, जिनकी पहली ही फिल्म पाथेर पांचाली सन 1956 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। सत्यजीत रे का सिनेमा सरोकारों का सिनेमा था। वहां पॉपुलर सिनेमा की कोई चमक दमक नहीं थी। वहां समस्याओं से जूझते भारतीय समाज की चिंता थी। वहां भूख और गरीबी के खिलाफ रचनात्मक हस्तक्षेप था। वहां सामाजिक अन्याय की बातें थीं। सदियों से शोषित होती चली आई नारी की पीड़ा को पर्दे पर साकार रूप देने की आकांक्षा थी सत्यजीत रे के सिनेमा में। मुंबई सिनेमा की मार धाड़, उसका नाच गाना और उसका स्वप्निल संसार एक छोर पर है और दूसरे छोर पर है सत्यजीत रे का यथार्थवादी सिनेमा। आइए एक नजर डालें सत्यजीत रे की सिने यात्रा पर। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। फिल्मों का शौक सत्यजीत रे को बचपन में ही लग गया था। उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का शौक भी लग गया और पेंटिंग का भी। अपनी मां के कहने पर सत्यजीत रे सन 1940 में शांति निकेतन आ गए। वे चित्रकला के छात्र बनकर यहाँ आए थे। सन 1942 में वे शांति निकेतन छोड़कर अपने घर चले आए। सन 1943 सत्यजीत रे ने डीजे कीमर नामक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर विजुअलाइजर का काम शुरू किया। 13 साल तक सत्यजीत रे इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बने रहे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने शौकिया तौर पर पटकथाएं लिखना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी घोरे बाइरे पर आधारित पटकथा इन्हीं दिनों सत्यजीत रे ने लिखी थी। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सन 1950 में उन्हें लंदन हेडक्वार्टर भेज दिया। 6 महीने के लंदन प्रवास में सत्यजीत रे ने विक्टोरिया देसीका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब सत्यजीत रे ने यह तय कर लिया था कि वे शौकिया कलाकारों को लेकर एक यथार्थवादी फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति पाथेर पांचाली के अधिकार खरीद लिए। तलाश थी एक फाइनेंसर की। प्रोड्यूसरों को प्रभावित करने के लिए सत्यजीत रे अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाते थे जिसमें पाथेर पांचाली के कुछ अहम दृश्यों के रेखा चित्र बनाए हुए थे। 2 साल तक सत्यजीत रे प्रोड्यूसरों की तलाश में भटकते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर सत्यजीत रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रख दी। कुछ पैसा मित्रों और रिश्तेदारों से मिला और 27 अक्टूबर 1952 को रविवार यानी दफ्तर की छुट्टी के दिन पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया गया। जैसा कि हमने आपको बताया, 27 अक्टूबर 1952 को सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया था। ये वो दृश्य है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे काश के खेत में से भागता है। काश एक बहुत ऊंची सी घास होती है। ये दोनों लोग खेतों में से भागते हुए जा रहे हैं पहली बार गांव के नजदीक से गुजरती छुप छुप रेलगाड़ी को देखने के लिए। सत्यजीत रे को यह लगा था कि यह दृश्य बहुत ही प्रभावी होगा और इसके जरिए उन्हें पाथेर पांचाली के
प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत आसान नहीं था। अपू की भूमिका के लिए कलाकार को ढूंढना सत्यजीत रे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे, सैकड़ों लोग इसके लिए ऑडिशन देने के लिए आए, लेकिन आखिरकार सत्यजीत रे को दक्षिण कलकत्ता के एक फ्लैट के पास बिजोया खेलता हुआ दिख गया और बस उन्हें लगा कि यही है उनका अपू। इसी दौरान बिमल रॉय ने सलील चौधरी की कहानी पर बनाई अपनी यथार्थवादी फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसे सन 1954 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड मिला। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। 2 बीघा जमीन और कुरुसावा की रोशोमन ने यथार्थवादी सिनेमा पर सत्यजीत रे का विश्वास प्रबल कर दिया। बहुत मुश्किलों से बनी फिल्म पाथेर पांचाली आखिरकार 26 अगस्त को कलकत्ता में प्रदर्शित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। सन 1955 में कैन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और सत्यजीत रे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार बन गए। सोनार मानुष भासছে রসে, सोनार मानुष भासছে রসে। पाथेर पांचाली की कामयाबी ने सत्यजीत रे को नई ऊर्जा से भर दिया। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों अपू त्रयी के नाम से विख्यात हैं। सन 1981 तक हर साल सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म जरूर लेकर आए। सत्यजीत रे की फिल्म यात्रा सिने इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। सन 1958 में आई परश पाथर, इसी साल आई जलसा घर, 1960 देवी, सन 1961 तीन कन्या, सन 1962 कंचनजंघा, सन 1963 महानगर, 1964 में आई चारुलता, 1968 में आई गोपीगाइन बाघाबाइन, सन 1977 में आई उनकी हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी पर उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म भी बनाई, सदगति। सन 1984 घरे बाईरे, सन 1989 गणशत्रु। 1984 के बाद कुछ साल सत्यजीत रे अपनी बीमारी की वजह से सिनेमा से दूर रहे। सन 1989 में उन्होंने इब्सन की कृति एनिमी ऑफ द पीपल पर अपनी फिल्म बनाई गणशत्रु। इसके अगले वर्ष शाखा प्रशाखा और सन 1991 में आई सत्यजीत रे की अंतिम फिल्म आगंतुक। सत्यजीत रे ने अपनी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई थीं। सन 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का लेखन जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। मैंने शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी दोनों से बातें की। शमा जैदी ने हमें बताया, बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे जी। तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे, वो तो उनके यहाँ हम जाके जावेद सिद्दीकी साहब जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके तो साथ मैं उनके साथ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए हैं, फिल्म बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो, तो काफी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए जी। तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो। तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं, मैं बात करती हूँ उनसे। तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा अरे मैंने कभी फिल्म के लिए नहीं लिखा है। उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे। हाँ जर्नलिस्ट थे। मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे। अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई क्या? खूब खूब। वैसे मैंने ला मार्टिने के कॉलिन साहब से सीखी है। मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना। अच्छा अच्छा मुंशी साहब, ये दोनों वजहों में फर्क क्या है? नवाज साहब कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कहलाता है, और दोनों आमने सामने रहती हैं, और प्यादा पहली चाल में 2 घर चल सकता है। 2 घर? जी हाँ 2 घर, और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए
तो मलिका बन जाता है। कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी। मगर इन तब्दीलियों से फायदा? बाजी झटपट खत्म हो जाती है। क्यों? उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है क्या? जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियां भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आने वाली है। और तार? जी हाँ। तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाती। क्यों? बुरी खबरें जो फौरन पहुंच जाती हैं। बुरी खबरें? आपने कुछ सुना नहीं? हम सुनते उनते कुछ नहीं मुंशी साहब, खेलते हैं। मीर साहब, हंसने से बला नहीं टलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। यही खबर देने को तो हाजिर हुआ था मैं। मुंशी साहब, आप अंग्रेजी वजह की शतरंज खेलते हैं, फिर भी अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके। अरे भाई, ये नेपाल में लड़ाई, पंजाब में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, इन लड़ाइयों के लिए दरकार है पैसा, और कंपनी ठहरी कंगाल। पैसा लाए कहां से? कान्हा में तो से हारे छोड़ो हरी, कान्हा में तो सहारे छोड़ो हरी, कान्हा में तो सहारी छोड़ो हरी। सुनो बिहारी, नहीं मैं दूंगी तो है घरी। सुनो बिहारी, नहीं मैं दूंगी तो है घरी, कान्हा में तो से हारे छोड़ो सारी, तारे कान्हा मैं तो से हारी रे, कान्हा में तो से हारे। निस दिन करत नहीं जान दे, निस दिन छेड़ा निस दिन छेड़ा करत नहीं जान दे, निस दिन छेड़ा करत नहीं जान दे। पन घटवा की गले सखीरी, छोड़ो जी पेटे घूंघटा न उलटा, छोड़ो जी पेटे घूंघटा न उलटा। बिंदा सुनो ये नहीं माने, देखे सब नारी, कान्हा में तो से हारे छोड़ो सारी, कान्हा में तो से हारे, कान्हा में तो से। ये हैं चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी, जो सत्यजीत रे से जुड़ी निजी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं। भाई, शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है। बिल्कुल। उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी नहीं थी, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। और उस जमाने में मेरी दोस्त शमा जैदी ने मुझसे कहा कि सत्यजीत रे तुमसे मिलना चाहते हैं। और पहले तो मैं समझा कि मजाक हो रहा है, लेकिन ये कि फिर मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया, जो बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ा मैं हैज बैज में था कि मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या है। लेकिन मैंने जब फोन किया तो एक बड़ी गूंजती हुई आवाज आई, क्योंकि सत्यजीत रे की आवाज जिसे इंग्लिश में बैरिटोन कहते हैं, बिल्कुल वो वैसी एक आवाज थी, बड़ी इम्प्रेसिव जी। और उन्होंने कहा कि कम आप। तो मैं चला गया और उन्होंने वो खुद दरवाजा खोला, क्योंकि वो कमरे में अकेले थे जी। पहली मर्तबा मैंने इतना
लंबा बंगाली देखा। बाल वो कोई 6 फीट से मेरा ख्याल है 1-2 इंच ऊपर ही थे। जी हाँ। और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनालिटी, वो खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो बैठे रहे, मैं उनके सामने बैठ गया। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो कोई जब सोचते थे तो कोई चीज चबाया करते थे। अच्छा। कभी वो रुमाल का कोना चबाया करते थे, कभी अपने चश्मे का डंडा चबाया करते थे। तो उनके बेचारे सारे चश्मे जितने भी थे वो सब बहुत जख्मी हालत में, वो अपने चश्मे की डंडी चबाते रहे और वो मुझे देखते रहे कुछ देर तक। और फिर कहने लगे कि अच्छा, उनको एक बात मैं बता दूं यूनुस साहब कि उन्हें इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई जबान नहीं आती थी। और ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी। पहली और आखिरी हिंदी फिल्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा साहब आई राइट इन उर्दू एंड नोबडी कैन बी ए गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क। इफ यू लाइक आई कैन गेट सम ऑफ माय वर्क ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड यू कैन हैव ए लुक। तो वो कहने लगे कि नो यंग मैन, I can have a look at you. जी. And here is my script and you are writing the dialogue. ओहो. तो ये कुल 1.5 मिनट की मुलाकात थी सर। और मतलब वो ऐसी अजीबोगरीब मुलाकात थी कि उसे भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल। तो फिर मैं बौखला के फिर मैं भागा हुआ वहाँ से अपनी दोस्त शमा जैदी के गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। तो वहाँ से सत्यजीत रे, अच्छा जब हमने डायलॉग लिख दिए तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने जोश में लिख तो डाले, लेकिन जो लोग बाकी लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर से हमारे दोस्त बाद में बहुत ज्यादा बन गए, सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे जी, वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे। पकड़ लिया पता नहीं कहाँ से, और उसको इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है, उसके डायलॉग इन्होंने लिखवा लिए। हालांकि उस रेस में दूसरे लोग भी थे, वो जिसे फारसी में कहते हैं ना कुरै फाल बना में मने दीवाना जदन, कि वो कुरै फाल जो था वो इस दीवाने के नाम। तो बहर हमने वो लिख दिए। और सुरेश जिंदल साहब ने, जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, खासतौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी, फ्रॉम पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक जी। फिर अब सब चुप थे। वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब था कि ये सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता जी, कि I don't know what he has written, but it sounds very good. वाह। उसके बाद की यादें भी बड़ी प्यारी हैं कि जब फिर हम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनके करीब थे वो उन्हें सत्यजीत रे या कुछ ऐसा नहीं कहते थे, या मिस्टर रे नहीं कहते थे। हम लोग उन्हें मानिक दा कहा करते थे। बिल्कुल। जो मानिक उनके घर का नाम था। और बोधी जो उनकी बीवी हैं वो असल में उन्हें मानिक कहा करती थी, तो सभी मानिक दाई कहते थे। সেদিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই। कुछ दिनों के बाद फिर मानिक दा का फोन आया, कहने लगे भाई वो तुमने डायलॉग तो लिख दिए और वो बहुत अच्छे भी हैं, मैंने कई लोगों से उनको पढ़वा के तर्जुमा करा के देखा, वो बहुत बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शीन काफ कौन बताएगा? विल यू बी एबल टू बी द डायलॉग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म? तो वो गरीबी का जमाना था। मैंने अरे भाई इसे अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो मैं भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था तो वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो वो खुद वाकिफ नहीं थे। और दूसरी चीज ये कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है, और कल्चर और मिजाज को आप जब तक आप उसे जिए नहीं, आप उसे बरते नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर सकते।
तो इसलिए मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सब सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। फिर हमने उसमें दखलंदाजी की कि साहब ये तलवारें ऐसी नहीं होती थी और ये कपड़े ऐसे नहीं होते थे और ये चलते ऐसे नहीं थे और ये ऐसे होता था, वो ऐसे होता था। फिर हम ढूंढते फिरे कलकत्ते में एक एक चीज़ पुराने ज़माने की, क्योंकि 1857 का माहौल था जी। तो मानिक दा बहुत इम्प्रेस हुए हमारी मेहनत से। और तो आप अगर देखें तो उसमें फिल्म में मेरा टाइटल 2 मरतबा आता है। एक मरतबा एज एन असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, और दूसरा डायलॉग राइटर। ये बताएं कि जब शतरंज की खिलाड़ी बन रही थी, अब आप उसमें 2 तरह से शामिल हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर आप उनको कहाँ किस तरह से पाते हैं? मैं जिस सत्यजीत रे को जानता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बेहद ज़हीन, बेहद समझदार और फिल्म को महसूस करके बनाने वाला डायरेक्टर था। और ये बहुत ही अहम बात मेरे लिए थी और उसकी बहुत सारी मिसालें थी। एक तो ये कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फोटोग्राफर जो थे, सिनेमाटोग्राफर, वो सोमेंदु रॉय थे, लेकिन ये कि कैमरा ऑपरेट मानिक दा खुद करते थे। अरे वाह। हाँ, वो हमेशा खुद करते थे, ज्यादातर काम वो खुद ही करते थे। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद स्कोर करते, कंपोज करते थे, एडिटिंग पे वो खुद बैठते थे, और कैमरा ऑपरेट भी खुद करते थे। अक्सर हम लोग में से कोई अगर उनको कोई राय दे देता था तो वो उसको बड़े गौर से सुनते थे और उसको करते भी थे। उनमें वो जो एक गुरूर होता है कि साहब मैं सत्यजीत रे हूँ, तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और कुछ ऐसी बातें भी थी बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग, जिन्हें सीखने का हमको मौका मिला। मिसाल के तौर पर ये कि जब मीर का घर बन रहा था, सईद जाफरी का, और बंसी चंद्र गुप्त का आर्ट डायरेक्शन था, तो हम जब वहाँ पहुंचे सवेरे सवेरे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए बंसीदा, और बंगला में बातें कर रहे थे, लेकिन ये कि बंगला समझ में आने लगी थी और वैसे भी आसान जबान है वो। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो मीर के जो हालात हैं वो काफी खराब हैं और मैं नहीं समझता कि ये जो रंग रोगन है इस हवेली का ये सही है, तो इसको थोड़ी एजिंग की जरूरत है। तो बंसीदा ने कहा कि हाँ मैं एजिंग कर दूंगा। और वो जाने लगे मानिक दा, और जाते जाते उनको वो एक बाल्टी दिखाई दी जिसके अंदर पेंट करने वालों ने इस खौफ से कि ब्रश सूख न जाए वो भिगो दिए थे पानी में, और वो गंदा सा पानी वहाँ पड़ा हुआ था। एंड सडनली ही स्टॉप्ड, और उन्होंने वो ब्रश उठाया और उसको उन्होंने दीवार के ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। और जब वो बहुत ही गंदी मैली सी एक तह चढ़ गई, तो उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए और धब्बे चाहिए मुझे, ताकि ये एहसास हो सके कि इस आदमी की माली हालत जो है वो कैसी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलता जी, डायरेक्शन की जो जहानत होती है, वो मैं उसके लिए मैं कोट करूंगा कि एक सेट था, तो उसमें वो मिर्जा साहब जो है वो शतरंज खेलने के लिए आते हैं सवेरे सवेरे। वो आए और वो बाहर एक, उस जमाने में ब्रूट हुआ करते थे, वो बड़ी बड़ी मतलब 10K का जो की लाइट होती थी, तो वो एक लकड़ी का घोड़ा बना के और उसके ऊपर रख दी गई थी जी, बाहर की रेज जो है वो अंदर आ सके। तो उन्होंने लाइटिंग जब देखी तो उन्होंने उनसे सोमेंदु रॉय से कहा कि इसको एक 2 फुट ऊपर कर दो। तो जी 2 फीट ऊपर करने वाली बात थी, मुझे तो कुछ इतनी समझ में नहीं आई। तो सोमेंदु रॉय ने कहा ठीक है दादा मैं कर देता हूँ। तो मैं उनके पीछे पड़ गया। मैंने कहा कि मानिक दा ये बताइए आप, वो उससे क्या फर्क पड़ता है लाइट, आपने उसे 2 फुट ऊपर क्यों कराया? तो वो बहुत देर तक टालते रहे। फिर लंच में मैंने फिर उनको घेर लिया, हम सब लोग साथ में ही लंच करते थे। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो एक मर्तबा जब सेट पे आ जाते थे तो पैकअप बोलने के बाद ही सेट से निकलते थे, लंच में भी वो बाहर नहीं जाते, वो वहीं सेट पर खाना खाते। तो मैंने कहा कि ये आपने क्यों किया? थोड़ा सा चिढ़ गए, कहने लगे तुमने स्क्रिप्ट लिखा है ना? मैंने कहा हाँ। तुमने क्या टाइम लिखा है, क्या वक्त है? सुबह का वक्त है, 9:30-10 बजे का वक्त होगा। तो कहने लगे और ये मौसम कौन सा है, महीना कौन सा है? मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अस ये दिसंबर है। तो कहने लगे कि दिसंबर में लखनऊ में 10 बजे सूरज निकलता है, तो सूरज की जो किरणें हैं वो ऊपर से आएंगी, बीच में से नहीं आएंगी। वाह।
समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल। सूरज अभी निकला है तो उसकी जो एंगल जो होना चाहिए किरणों का वो हायर साइड पे होगा, न कि नीचे। तो ये जो बात थी वो तरीके की, वो मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। जब भी आते थे यहाँ बॉम्बे में तो एक दो मुलाकातें उनसे जरूर होती थी। हम उनके घर जाया करते थे, चाय के बड़े शौकीन थे वो। अच्छा। मुझे भी चाय का बड़ा शौक, तो मैं उस लालच में बहुत ज्यादा था उनके घर, क्योंकि उनके कोई एक बहुत चाहने वाले थे जिनका दार्जिलिंग में टी स्टेट था। तो वो हाथ से तोड़ी हुई चाय की पत्तियां उनको भेजा करते थे। वो ब्लेंडेड या ये नाम वाली चाय नहीं होती थी, और वो चाय का फ्लेवर ही अजीब होता था, और उसको वो बड़े प्यार से बना के वो उसके ऊपर लेक्चर भी देते जाते थे और समझाते भी जाते थे और पीते भी जाते थे। और गुड ओल्ड डेज के, ऐसा लगता है कि यादें कल की हैं। सत्यजीत रे ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। सन 1971 में उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री थी सिक्किम। इसके बाद सन 1987 में उन्होंने अपने पिता पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सुकुमार रे। सन 1976 में आई डॉक्यूमेंट्री बाला, और सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर पर एक डॉक्यूमेंट्री आई। सन 1972 में उन्होंने द इनर आई नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस तरह सत्यजीत रे न सिर्फ फीचर फिल्में बनाते थे, बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने में भी उनकी अच्छी खासी रुचि थी। सत्यजीत रे केवल सिनेकार ही नहीं थे, वे चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे और लेखक भी। बच्चों के लिए उन्होंने अपार लेखन किया। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे इस असार संसार को छोड़कर चले गए। महान फिल्मकार कुरुसावा ने सत्यजीत रे के लिए कहा था, सत्यजीत रे का अवलोकन बड़ा गहरा और खामोश होता है। उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वो अपने आप में एक विशाल फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपने सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप धरती पर तो रहे, मगर आपने सूरज और चांद पर नजर नहीं डाली। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।